नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 400 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और ऐप पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमारे ऐप और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। तो कौन से प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या माउंटबेटन प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था उसका परमानेंट चेयरमैन कौन था? एक टेम्पोररी चेयरमैन था पहले, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कौन परमानेंट प्रेसिडेंट बना, चेयरमैन बना कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which member famously said in the Constituent Assembly, "We are going to enter a life of contradictions"? मतलब हम एक contradictions के जिंदगी पर एंटर कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? डॉक्टर अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर KM मुंशी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज इशू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेड टू व्हिच कॉम्प्रोमाइज? तो लैंग्वेज इशू से क्या कॉम्प्रोमाइज किया गया था? लैंग्वेज इशू जो आया, एडॉप्शन ऑफ इंग्लिश एज द ओनली लैंग्वेज। क्या हम इंग्लिश को ही ओनली लैंग्वेज एडॉप्ट किए थे? ये तो नहीं था। थ्री लैंग्वेज फार्मूला तो अभी भी डिबेट चल रहा है थ्री लैंग्वेज फार्मूला के वजह से, है ना। अभी तो पता ही होगा साउथ के स्टेट्स मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस साइड पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। थ्री लैंग्वेज तो तभी नहीं था। हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश एज एसोसिएटेड फॉर 15 ईयर्स। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया और इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज की तरह यूज करेंगे 15 ईयर्स के लिए। तो ये लैंग्वेज मतलब कि इशू के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द डिबेट? तो जब डिबेट चल रहा था उस टाइम जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है उसको अपोज किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी, HB कामयात, या सरदार पटेल, या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HB कामत ने इसको अपोज किया था। ठीक है। और ये जो PDF है ना, ये जो वीडियो का PDF, इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर जो फ्री PDF सेक्शन है उस सेक्शन में आपको ये वीडियो के PDF आपको मिल जाएंगे। जितने भी वीडियोस मैंने डिस्कस किया है लास्ट मतलब कि 400 क्वेश्चन जो है वो सभी के PDF हमारे ऐप पर अवेलेबल है फ्री PDF सेक्शन में। Which of the following committees of the Constituent Assembly was headed by सरदार पटेल? तो सरदार पटेल कौन से कमिटी को हेड करते थे? ड्राफ्टिंग कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एंड डी, दोनों कमिटी है ना। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी हेड करते थे एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों कमेटी को हेड करते थे सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑथर्ड बाय। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो बाद में प्रीएम्बल में ऐड किया गया, तो ये तो आपको पता ही होगा किसने, जवाहरलाल नेहरू है ना। तो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 13 दिसंबर को है ना, 13 दिसंबर को। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लाया गया था, मतलब फंडामेंटल राइट्स को हम इंक्लूड किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पार्ट 3 में है अवेलेबल फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हाउ मेनी वीमेन वर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वहाँ पर कितने वीमेन पार्टिसिपेट किए थे, 5, 9, 15 या 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 15 वीमेन पार्टिसिपेट थे, मतलब उधर थे 15 वीमेन मेंबर, जहाँ जिनमें से सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित है ना, और भी बहुत सारे थे। ऑन व्हिच डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है हम कब एडोप्ट किए थे, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो आपको पता ही होगा हम 26 नवंबर 1949 को ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडोप्ट कर लिए थे, है ना, एडोप्ट किए थे। पर उसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, है ना, 1950 को हम लागू किए, बट एडोप्ट किए थे कब, 26 नवंबर 1949। ओके, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी को वो इन्फोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which member of the constituent assembly strongly opposed the use of the term secular in the preamble during the debates। जब डिबेट चल रहा था उस टाइम पर जो प्रीएम्बल है, हमारे प्रीएम्बल में जो सेकुलर वर्ड को इंक्लूड करने की अपोज कर रहा था, मतलब नहीं करना चाहते थे। कौन, केटी साहा, BR अम्बेडकर, TT कृष्णमाचारी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केटी साहा। केटी साहा साहब क्या कहते थे कि ओपोज करते थे द यूज ऑफ द टर्म सेकुलर इन द प्रीएम्बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द मंडल कमीशन। अच्छा, और एक चीज इधर देखो, जो केटी साहा opposed adding secular explicitly in the preamble, but his suggestion was rejected by the assembly at the time. It was added later via 42nd Amendment Act 1976। इसको भी याद रखना, सेकुलर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मंडल कमीशन वाज मेनली एसोसिएटेड विथ। तो मंडल कमीशन किससे एसोसिएटेड था, इलेक्टोरल रिफॉर्म से, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर वीमेन्स राइट्स से एसोसिएटेड थे। तो मंडल कमीशन ओबीसी पता ही होगा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर आया था मंडल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ पर 27% रिजर्वेशन देने की बात किया गया था। तो व्हिच फीचर डिस्टिंग्विशेस इंडियन सेकुलरिज्म फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म में डिफरेंस है। तो कौन से फीचर से हमें पता चलता है, टोटल सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये चीज को क्या मानता है कि टोटल सेपरेशन होगा, अलग होगा बिल्कुल, मतलब रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया जाएगा, ऐसा क्या है हमारे इंडिया में।
या फिर इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस एंड स्टेट सपोर्टेड रिफॉर्म विद इन रिलीजियंस, या फिर सभी रिलीजियन को इक्वली रेस्पेक्ट किया जाएगा, या फिर डिनाइल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम सभी रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं, है ना, बट ऑफिशियली किसी भी मतलब कि रिलीजन को हम एडॉप्ट नहीं करते हैं। यही हमारे सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। जो ब्रिटिश का सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, उधर कंप्लीट सेपरेशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The Indian Constitution ensures federalism, but the centralizing tendencies are reinforced through। मतलब कि जो इंडिया में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, बट फेडरलिज्म को भी हम कुछ टाइम जब आता है, कुछ टाइम पर क्या करते हैं, एक टाइम आता है जब हम सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज को भी फॉलो करते हैं। मतलब सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है। वो कौन से टाइम पर, equal division of financial powers between central states, emergency provisions and concurrent list, governor acting as agent of the state government, या exclusive power of states in making laws। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी के टाइम जब इमरजेंसी प्रोविजंस में और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, हम सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को रीइंफोर्स करते हैं, ओके, इमरजेंसी के द्वारा और कंकरेंट लिस्ट के द्वारा। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में दिया हुआ है, कौन से स्टेटमेंट सही है देखते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, ए इज करेक्ट। इट्स मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। मतलब बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब पीपल ऑफ इंडिया से इलेक्टेड नहीं थे, डायरेक्टली नहीं थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। नहीं, अम्बेडकर तो नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो मतलब ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे और मतलब कि राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट और अम्बेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज ए यूनियन स्टेट्स नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, हु मेड दिस असर्शन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, बी आर अम्बेडकर ऐसा कहते थे, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हेडेड द मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन को हेड कौन कर रहा था, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा या फिर बीपी मंडल, एम.एन. वेंकटाचार्य या फिर काका कालेलकर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बीपी मंडल हेड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रेज सोशल इंजीनियरिंग। जो सोशल इंजीनियरिंग जो फ्रेज है इन इंडियन इलेक्शन उसका मतलब क्या है, रेफर्स टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कैंपेन्स। कैंपेनिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको क्या सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, या फिर कंबाइनिंग डाइवर्स कास्ट ग्रुप्स इनटू विनिंग वोट कोलिशंस। मतलब कि हम डाइवर्स कास्ट ग्रुप्स को कंबाइन करते हैं, है ना, किस लिए, वोट कोलिशन को विन करने के लिए, या फिर प्रमोशन ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग डाइवर्स कास्ट ग्रुप्स इनटू विनिंग वोट कोलिशन। तो इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो जो कास्ट सिस्टम है इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है, कैसे करता है, फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करके करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्शन टिकट बेस्ड ऑन कास्ट डेमोग्राफीज, कास्ट डेमोग्राफी को देख के हम मतलब इलेक्शन टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर टोटल एलिमिनेशन ऑफ कास्ट
फ्रॉम द पब्लिक स्फीयर, ऐसा तो नहीं होगा, टोटल एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता, तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंडल कमीशन यूज्ड व्हिच क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई ओबीसीज, तो ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल बैकवर्डनेस देखते थे, एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखते थे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को नहीं देखते थे, तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन इंडियन इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने लाया है, कौन इंट्रोड्यूस किया है, रजनी कोठारी, राम मनोहर लोहिया, एम.एन. श्रीनिवास या योगेंद्र यादव, तो सी इज द करेक्ट आंसर, एम.एन. श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स रेफर्स टू, कम्युनलिज्म क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में, प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मोनी, वो क्या कम्युनलिज्म है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस, ये भी कम्युनलिज्म नहीं है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, यही है कम्युनलिज्म, मतलब कि मोबिलाइजेशन किया जाएगा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिलीजन के बेस पर, रिजर्वेशन नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉन्स ऑफ द सॉइल्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, तो सॉन्स ऑफ द सॉइल्स थ्योरी किससे एसोसिएटेड है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से, कास्ट रिजर्वेशन से, रीजनलिज्म एंड नेटिविस्ट पॉलिटिक्स से, या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो ऑप्शन नंबर सी रीजियनलिज्म एंड नेटिविस्ट पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है सॉन्स ऑफ द सॉइल्स थ्योरी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन 1956 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, इंडियन स्टेट्स हुआ था, तो किसके रिकमेंडेशंस के तहत हुआ था, सरकरिया कमीशन, मंडल कमीशन, फजल अली कमीशन या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो ये दोनों ही करेक्ट होगा एक सेंस में, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसको फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाते हैं, तो इससे हुआ था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स 1956 में। ओके, जिसको हेड कर रहे थे, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसको हेड कर रहे थे बाय फजल अली, रिकमेंडेड स्टेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, तो रीजनलिज्म के एग्जांपल है कौन से मूवमेंट, चिपको मूवमेंट नहीं होगा, आरटीआई कैंपेन भी नहीं होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी, रीजनल मूवमेंट तो नहीं होगा, है ना, रीजनलिज्म तो नहीं होगा, तो तेलंगाना स्टेटहुड डिमांड, तो ये जो है ये रीजनलिज्म इन इंडिया एक मूवमेंट की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं, तो आगे की क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस एंड कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं, और ये जो वीडियो है इस वीडियो के पीडीएफ के लिए भी आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं।